Assalamu alaikum. I'm Samania Bhatt from Kashmir Dispatch. I welcome you all. Right now we have with us a journalist turned politician, the spokesperson of PDP, and now he is going to contest the DDC elections from Sangrama constituency, Mr. Sohail Bukhari. Welcome sir. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी ने ऑलरेडी जो है वो कुछ इलेक्शन जो है बाइकआउट किए थे अर्लियर, दो बाइकआउट करने के बाद नाउ व्हाट फोर्सेस पीडीपी टू कंटेस्ट इलेक्शन? देखिए, आज के जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड में हो रहे हैं, बैकड्रॉप में हो रहे हैं। आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे, इलीगली जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक, उनकी लिबर्टी, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे शब खून मारा गया। उस पर एक डाका जनी हुई है जो कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने किसी कीमत कबूल नहीं किया है। और इस सूरत हाल में आज के जो इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता होगा कि दिल्ली पहले तो ये चाहती थी कि हम ये इलेक्शंस अनाउंस करें और यहाँ की जो नुमाइंदा सियासी तंजीमें हैं, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीपल्स मूवमेंट हो या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, CPIM है, ये सब लोग इससे दूर रहेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो इनकी सोच ये थी कि ये लोग बॉयकॉट करेंगे, हमारे लिए खुला मैदान होगा और उसमें हम अपने लोगों को भर्ती कर देंगे। वो ऐसे लोग होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी और RSS की जो आइडियोलॉजी है को या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। आपने अलायंस की बात की, अभी देयर आर रिपोर्ट्स के अराउंड 10 कैंडिडेट्स है जो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे, बट दे आर बैक्ड बाय NC। तो आपको नहीं लगता इससे वोट्स डिवाइड हो जाएंगे? एंड सेकंड थिंग कि फिर तो अलायंस कहीं रहता नहीं है, ये तो डायरेक्ट है, उसके नॉर्म्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं। देखिए, होता ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का कार्डर बहुत बड़ा होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैंडेट उनको मिले। अब जब अलायंस किसी एक पार्टी को नुमाइंदा बनाती है किसी एक सेगमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है, चाहे वो सिंगल पार्टी हो या अलायंस का वो कंपोनेंट हो, हमेशा मैंडेट की चाह में बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन दिया सिर्फ एक शख्स को जा सकता है। तो जब एक शख्स को मुंतखब किया गया तो कई जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग नाराज़ होते हैं, उनको लगता है कि उन्हें मिलना चाहिए था और फिर वो उसी चक्कर में बोलते हैं नहीं जी चलिए मुझे मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला, तो अब मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन ओवरऑल जब आप अलायंस की बात करें तो एक मूड बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक साथ जमा होके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी लेवल पे एक नहीं हुई हैं। अगर आप आवाम की बात करें तो लोग चाहते थे कि ये सब अपनी डिफरेंसेस को साइड में रख के एक होके, मुत्तहिद होके हमको रिप्रेजेंट करें उस लड़ाई में जो अब हमें लड़नी है, दिल्ली के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, RSS के खिलाफ, अपने राइट्स को लेके, अपने तशख़्ख़ुस को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके। तो ये जो इंडिपेंडेंस कहीं कहीं उठ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आवाम जानती है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये दरअसल जम्मू कश्मीर के आवाम का इलेक्शन है। क्योंकि एक साइड में बीजेपी है, RSS है, उनके सपोर्टिंग पार्टीज़ हैं, और दूसरी साइड से अलायंस है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या आप इसको किसी एक पार्टी का इलेक्शन बताएंगे? नहीं, ये तो पूरे अवाम का इलेक्शन है। और वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि उनका वोट इस वक्त कितना कीमती है, और उनका वोट जब वो देने जाएंगे तो किस और वो वोट जाएगा, उसका क्या नतीजा हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इंडिपेंडेंस की बात हो रही है उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ना। अभी हम देख रहे हैं जो अभी की सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल है। द पीपल ऑफ वैली हैव ऑलवेज बीन बिफोल्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, वेदर PDP हो या NC हो, तो लोग जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। तो आपको नहीं लगता काफ़ी क्रूशियल टाइम है ये अभी फिर से लोगों के लिए, उनके लिए सामने आना, एंड वही ट्रस्ट जो है उनका जी ऑलरेडी डिसअपॉइंट है, तो कितना क्रूशियल रहेगा आपके लिए सामने आना? देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि ये कोई नॉर्मल इलेक्शनियरिंग का मौका नहीं है। जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं ये बहुत क्रूशल है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का वक्त, और इस पे मुनहसर होगा हमारा फ्यूचर, हमारी आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों को पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई और पार्टी हो, उनसे इख्तिलाफ रहे होंगे, उनसे शिकवे रहे होंगे। और ये भी तय बात है कि कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि उन्होंने सरकार चलाई तो परफेक्टली चलाई, उनसे गलतियां हुई होंगी।
लेकिन जिस मरहले से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, जो अजाब और अताब इस वक्त जम्मू कश्मीर के आवाम पे दिल्ली आरएसएस बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, इसमें आवाम भी सोचे, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी सोच रही हैं कि ये वक्त क्या इसलिए मौजूद है कि हम अपनी वो पुरानी जो हमारी रंजिशें हैं, जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, क्या वो प्रायोरिटी हैं या ये प्रायोरिटी हैं कि हम उनको कुछ समय के लिए ज़रा साइड रख के जो लार्जर कॉज है उसके लिए मुत्तहिद हो जाएं। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बोलता है सब छोड़ दो, जो कश्मीर खाली हो गया, चलो लेके इसको, अब आप वहाँ ज़मीनें खरीद सकते हैं। तो इन हालात में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो यही है कि हमें एक होना है और किसी भी कीमत पर हमारी जो लड़ाई है आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, हमारे हकूक़ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। बहुत से नए कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट या अपनी पार्टी की बात करें तो क्या लगता है आपको कितना चैलेंजिंग रहेगा ये इलेक्शंस? देखिए, हर इलेक्शन अपने आप में चैलेंजिंग होता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि आज का जो इलेक्शन हो रहा है इसका बैकड्रॉप बड़ा अनयूजुअल है, ऐसा है कि अनप्रेसिडेंटेड, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है इससे और चैलेंजेस ऐड हो जा रहे हैं। और एक अहम बात जो पर्टिकुलरली अलायंस के लिए एक इसको और ज़्यादा चैलेंजिंग बना रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे इलेक्शन नहीं होने दे रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं या जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, आप देखिए उनके पास किस तरह का फैसिलिटेशन अवेलेबल रहता है। उनके पास सिक्योरिटीज़ हैं, उनके पास पर्सनल अवेलेबल हैं, उनको कहीं भी जाने की छूट है, उनके पास एस्कॉर्ट्स अवेलेबल हैं, उन पूरी स्टेट की मशीनरी लगी हुई है उनको फैसिलिटेट करने में। और वहीं दूसरी ओर आप देखिए अलायंस के बहुत सारे आपको ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे या अलायंस से बाहर भी जो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं, जिस दिन वो फॉर्म भरते हैं उनको उठा के एक जेल नुमा घर में बंद कर दिया जाता है, बोलता है जी इनकी सिक्योरिटी का मसला है। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा चुनाव है, ये कौन सा इलेक्शन है जहां पे कैंडिडेट को आप घर में बंद कर देते हैं? जब वो अपने लोगों से मिल ना पाए, अपनी बात उन तक पहुंचा ना सके, अपनी कैंपेनिंग ना कर सके, तो वो काहे का इलेक्शन? और यहाँ एक साइड से ये हाल है और दूसरे साइड से आपको पता है, जैसा मैंने कहा, बीजेपी हो या उनकी जो अपनी पार्टी है वो भी मतलब ऑलमोस्ट वही है, उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई हैं। मुझे पर्सनली जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपनी बात रखें, लोगों में जाएं और उसके बिना पे उनसे वोट मांगें। लेकिन जब गवर्नमेंट जिसे एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना होता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए तैयार करना होता है, जब वो इस तरह पार्टिजन वे में बिहेव करे तो आप देखिए कि ये आम इलेक्शन जो एनी केस चैलेंजिंग होता है वो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे लगता है कि अब मुझे और एक्सप्लेन करने की या प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। शोएब लोन साहब का ये बयान कि गुपकार अलायंस जो है ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हूबहू वही अल्फाज हैं जो अमित शाह बताते हैं। अमित शाह की भी वही ज़बान है, शोएब लोन साहब की भी वही ज़बान है। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ये दोनों दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, अपनी पार्टी एक अलग पार्टी है, लेकिन जो एजेंडा है वो इनके बयानों से आपको लगता है कि साफ हो गया है कि दोनों दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह और बारामूला में बैठे हुए शोएब नबी लोन, दोनों यहाँ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अलायंस हिस्ट्री में जो हुई है उसको बोलते हैं कि ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जब ये दोनों एक ही आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कोई पॉलिटिकल एंटिटी है जो यहाँ से दिल्ली गई और मोदी जी का हाथ ऐसे पकड़ा, वो कौन था ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। जो ये कहते हैं कि जी 370 तो चला गया, अब जो हो गया सो हो गया। ये दो अहम चीज़ें हैं। जब आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हमारे सारे लीडर जेलों में बंद थे, न सिर्फ पीडीपी बल्कि जो बाकी जमातें हैं उनके भी सीनियर लीडर्स पीपल जो जेलों में बंद थे, और अचानक एक ग्रोह निकलता है जो कहीं ना कहीं इस ओवरऑल सिचुएशन को नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है। वो एक ख़ास क़यादत के तहत गवर्नर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाते हैं और उसके बाद पार्टी ने एक इमीडिएट डिसीजन दिया कि इनको पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से खारिज कर दिया जाता है। तो बाद में जब वो पार्टी बनी, जो स्टांस पार्टी का तब था वो बाद में
विंडिकेट हो गया, उस पर एक मोहर लग गई कि दरअसल हो कुछ और रहा था। तो उस बैकड्रॉप को मुझे नहीं लगता कि आज के बैकड्रॉप के साथ किसी तरह कंपेयर किया जा सकता है। रहा सवाल सफीना बेग साहिबा का, तो वो तो मैंने पहले ही कह दिया है कि कई पार्टियों में ऐसा हुआ है कि अगर मैंडेट नहीं मिला और कोई लीडर ऐसा है जिसको लगता है कि वो इस मैंडेट का हकदार था, तो वो इंडिपेंडेंट जाके लड़ा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, पीडीपी में भी कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो अलायंस है, जो पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने ये वाज़ा कर दिया है कि हम एक साथ लड़ रहे हैं और हर जगह पे हमारा जो बैक्ड कैंडिडेट होगा, जो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट होगा, जिसके लिए हम सपोर्ट की मांग करेंगे, जिसके लिए हम जिसके साथ खड़े होंगे, वो सिर्फ एक होगा और जिसको मरहलावार तरीके से हम लोग पब्लिसाइज भी कर रहे हैं गुपकार अलायंस के प्लेटफॉर्म से।